हेलो एवरीवन, आज मैं जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। एंड ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ साइड ही था। कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे एंड फिज़िक्स में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स भी कुछ थी, जैसे कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छी प्रॉब्लम ही है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं इसको सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये ऐसा क्वेश्चन इरोडोव और पाथफाइंडर दोनों में है, बट इरोडोव वाले सवाल में ये स्प्रिंग कांस्टेंट के वाला स्प्रिंग हमें अटैच नहीं था, सिंपल एक रिंग थी। इसको ही मॉडिफाई कर रखा है, तो हम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या है कि एक छोटे आर वाले रेडियस का जो डिस्क है वो बड़े आर वाले रेडियस के डिस्क के अंदर पेरीफेरी, रिंग के अंदर पेरीफेरी के एक राउंड काटता है, जिसका टाइम पीरियड 2π/ओमेगा है। हमें ओमेगा की ही वैल्यू पता करनी है एंड स्प्रिंग से अटैच्ड है जो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका के है, एंड हमें ओमेगा की वैल्यू बतानी है। तो देखो, किसी भी एक जनरल टाइम के लिए ना, हम किसी भी एक जनरल पॉइंट के लिए हम इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो इसका एफपीटी बना लेते हैं। देखो क्या हुआ होगा जब ये घूमा होगा ना, ये बड़ा सा डिस्क बना दिया है ना, एंड ये छोटे से सेंटर से इसके यहाँ से अगर इनिशियली यहाँ था तो कहीं एक थीटा एंगल जब ये रोटेट कर चुका होगा उस टाइम पर हम इस पे रिंग पे चीज़ें लिख लेते हैं। एक स्प्रिंग भी लगा होगा, मैं स्प्रिंग नहीं लगा रहा, उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो लिख लेंगे। ठीक है, देखो एक तो इस रिंग पर निचली तरफ को mg लग रहा होगा जो इसके वेट की वजह से लग रहा होगा, है ना। एंड एक इसको, जैसे अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, तो एक निचली तरफ को mg cos थीटा लग रहा होगा, है ना। और एक इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे mg sin थीटा लग रहा होगा, राइट। एंड एक इस ही तरफ को एक के एक्स फोर्स भी लग रहा होगा, और एक्स जो है वो इलोंगेशन इन द स्प्रिंग है। वो क्या होगी वो आगे लिखते हैं कैसा होगा। अब देखो, एक चीज़ जो यहाँ पर स्ट्राइक होनी चाहिए थी वो है कि देखो, अब हमने एफबीडी तो बना दी, अब इसके बाद मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट ऑफ यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर, वो पॉइंट भी हमारा स्पेसिफिक है जहाँ पर हम टॉर्क लिखेंगे। टॉर्क किसकी वजह से लिखें, अब देखो सेंटर ऑफ मास पे लिखेंगे तो ये दोनों टर्म्स कट जाती हैं, सारी ही टर्म्स कट जाएंगे, हमारा कोई काम बनेगा नहीं। एंड अगर हम इस वाले पोजीशन पे लिखते हैं, जो कि मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, अगर ये वाला पोजीशन है एंड इस पे अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। एक मिनट, इस वाले पोजीशन पे भी लिखेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। अब देखो कौन सा पॉइंट ऐसा हो इस ही रिंग पे, छोटे वाले रिंग पे, कि हमारा काम बन जाए, तो वो है ये वाला पॉइंट जिसको हम पी मान लेते हैं, जो बिल्कुल इसके रिंग के साथ लग रहा होगा। ये वाले पॉइंट पर अगर टॉर्क लिखेंगे तो हमारा काम बन गया। तो टॉर्क एट पी लिख लेते हैं, क्या आएगा। टॉर्क एट पी लिखने के लिए देखो, ये आर डिस्टेंस ऊपर है, सेंटर ऑफ मास पे ये फोर्सेस लग रही होगी, एक mg sin थीटा एंड के एक्स। तो के एक्स इंटू आर प्लस mg sin थीटा इंटू आर इक्वल्स टू किसके, आई एल्फा के, टॉर्क के। नेट टॉर्क इसका आई एल्फा के इक्वल होगा। एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो ये घूम रहा होगा जिससे, है ना। एंड आई लिख लेते हैं, आई किसके अबाउट, पी के अबाउट। पी के अबाउट आई क्या आएगा, देखो एक तो सेंटर ऑफ मास पे डिस्क के mr²/2 प्लस एक mr डिस्टेंस दूर, ये छोटे r डिस्टेंस दूर, यहाँ पर पी पॉइंट है। तो ये नेट जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया, वो आ गया 3/2m छोटा r का होल स्क्वायर। एंड ये यहाँ पर डाल देते हैं, एंड के एक्स आर प्लस mg sin थीटा इंटू आर इक्वल्स टू 3/2m r² अल्फा, राइट। अब r से r काट देते हैं, एंड देखो जो एक यहाँ पर r बचा है एंड अल्फा बचा है, ये क्या हो जाएगा, a एक्सेलरेशन इक्वल्स टू r इंटू अल्फा। एंड ये r इंटू अल्फा वाला जो एक्सेलरेशन है ये किसका, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है, ये निकल के आ गया हमारा ACOM। तो हम यहाँ पर ACOM सिंपल डाल देते हैं एंड m को परे भेज देते हैं, एंड इसको भी 3/2 को भी परे भेज देते हैं। तो 2/3 इंटू के एक्स बाय m, है ना, प्लस g sin थीटा, हमारे पास क्या निकल के आ गया,
ACOM, है ना। एंड ये साइन थीटा, एक चीज़ याद रखना था, मैं बताना भूल गया कि ये जो थीटा है ये बहुत बहुत छोटा है। तो थीटा जब छोटा होगा तो मैं साइन थीटा को थीटा ही लिख सकता हूँ, 2/3 इंटू KX/M प्लस G थीटा इक्वल्स टू COM, ACOM। अब देखो इस इक्वेशन में ना मैं बहुत बहुत एक क्लेवर मूव खेलूँगा, क्या कि ये जो x है मैं बाहर कॉमन ले लूँगा एक जनरल x के लिए, है ना। एंड ACOM इक्वल्स टू 2/3 K/M प्लस G थीटा बाय x इंटू एक्स, है ना। ये x मैंने बाहर ले लिया किसी एक जनरल x के लिए, और ये वाला जो अंदर x है इसकी मैं वैल्यू अगर डाल दूंगा कांस्टेंट के लिए तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर्ड इंटू एक्स। ये हमारी SHM की इक्वेशन है, राइट, SHM की इक्वेशन है। तो ये x अंदर रखने का एक मेरा मोटिव है कि ये x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और ये वाले x को हम डिफाइन नहीं करेंगे जो बाहर हमने ले लिया है। दोनों वैसे तो सिमिलर ही है, बट इस वाले x को एज्यूम कर लो कि ये दूसरा एक जनरल x है SHM की इक्वेशन में लाने के लिए, और ये वाला जो x है इसकी वैल्यू हम डालेंगे। ये चीज़ ट्राई करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल तो नहीं हो जाती है, अगर देखो इरोडोव के सवाल किए हों तो मुश्किल तो नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा सा टफर साइड में है। तो देखो ये अंदर वाला जो x मेरे पास है इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम। देखो सिंपल क्या है, जब ये रिंग के पेरीफेरी में घूम रहा होगा, ओवल बन गया ये, ठीक है, तो x बेसिकली कुछ नहीं है, इलॉन्गेशन इन दिस स्प्रिंग है। तो मैंने यहाँ पर मानी थी ना, एंड ये यहाँ से सेंटर से यहाँ पर को थीटा एंगल ज़्यादा चले गया है इनिशियल, मतलब थीटा यहाँ से एंगल घुमा होगा। तो इसके सेंटर ऑफ मास की ये जो डिस्क है छोटे वाले की, इसके सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो भी एक सर्कल ही होगी, है ना, ऑफ रेडियस r-r, है ना। ये चीज़ समझ गए कि ये पूरा डिस्टेंस r था एंड ये वाला डिस्टेंस r था, छोटा r था, तो ये रेडियस आ गया r-r, राइट। ये हमारे पास इसकी पूरी की सेंटर ऑफ मास की छोटे वाले डिस्क की ट्रेजेक्टरी होगी, मतलब ट्रेजेक्टरी मतलब सेंटर ऑफ मास जो पाथ लेगा वो इसी में ही लेगा। एंड x इज नथिंग बट ये वाला डिस्टेंस जो यहाँ से इनिशियली ये चला है कर्व में, है ना, ये वाला कर्व, दिस इज x। अब ये x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x आर्क इक्वल्स टू नहीं, या फिर थीटा इक्वल्स टू x अपॉन रेडियस, और रेडियस क्या आ जाएगा इस सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्टरी है इसके लिए जो सर्कल बन रहा है इसके लिए ये वाला रेडियस, तो r माइनस r, राइट, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास से इसकी x की वैल्यू निकाली है ना। सेंटर ऑफ मास जितना चलेगा उतना ही ये भी चल चुका होगा, बल्कि हर एक पॉइंट इतना ही चला होगा, सेंटर ऑफ मास के लिए ही हमने किया है। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास ये निकल के आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, थीटा इंटू r माइनस r, और ये वाला x जो है हम यहाँ डाल देंगे, एंड यहाँ डालने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ACOM इक्वल्स टू 2/3 इंटू K/M प्लस G थीटा बाय थीटा टाइम्स r माइनस r, एंड थीटा से थीटा जाएगा एंड x बाहर एक जनरल x के लिए। तो हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर्ड इंटू एक्स, एंड ये जो ओमेगा स्क्वायर्ड है ये पूरा टर्म ये वाला टर्म है ना। तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, √2/3 इंटू K/M प्लस G/r माइनस छोटा r, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो किया मैंने तो सबको ही आसान लगेगा ये, है ना, क्योंकि ये चीज़ भी स्ट्राइक होनी मुश्किल है कि टॉर्क हमने इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, एंड ये वाली चीज़ होनी भी स्ट्राइक थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो टफर साइड ही है ना। एंड फर्स्ट क्वेश्चन अगर ये था तो बहुत बहुत हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन आ जाएगा, यही है ना, यस यही है, राइट है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान ही है बट छोटी सी एक मैं इसमें ट्रिक लगाऊंगा, कैसे मैं समझाता हूँ। देखो हुआ क्या है, एक 2m मास अप्रोच करा है एक m मास को जो कि रेस्ट पे था, एंड वो कोलाइड होके आपस में एक ऊपरली तरफ को चल जाता है, 2m वाला ऊपरली तरफ को चल जाता है थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, एंड m वाला निचली तरफ को आ जाता है थीटा ही एंगल पे। अब हमें ये थीटा बताना है कि क्या होगा मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन थीटा ऑफ हैवियर पार्टिकल। अब देखो क्या होगा, अच्छा ये थीटा नहीं होगा, सॉरी निचले वाला थीटा नहीं होगा, इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो सबसे पहले ना मुझे जो स्ट्राइक हो रहा है इसमें वो ये हो रहा है कि मैं मोमेंटम इन दोनों का कंजर्व कर दूं कि इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। अब इनिशियल मोमेंटम इसको मैं P1 मान लेता हूँ, इसका मोमेंटम मैं इनिशियल P1 मान लेता हूँ, इसका जो फाइनल मोमेंटम है P2 मान लेता हूँ, एंड इसका मैं P3 मान लेता हूँ वेक्टर में, है ना। तो इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एक और रिलेशन चाहिए मुझे मोमेंटम में। अब इसके लिए क्या होगा, एनर्जी कंजर्व कर देता हूँ। ये तो स्टैंडर्ड ही है ना कि सेंटर ऑफ मास में पहले मोमेंटम कंजर्व करा दो फिर एनर्जी कंजर्व करा दो। एनर्जी कौन सी लगेगी, अच्छा यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसको KE1 मान लो इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब KE को मैं P के टर्म्स में ला सकता हूँ जो कि होता है P²/2m, है ना। अब मैं इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इन पार्टिकल्स के लिए रिस्पेक्टिवली। अब 1 के लिए KE1 क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर बाय 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ 2m, क्योंकि P1 वाले का 2m है मास एंड दूसरे वाले का भी 2m ही है मास, तो P2 का होल स्क्वायर बाय 4m ही, इसका भी, ये भी 4m ही है, प्लस P3 का स्क्वायर, अच्छा वेक्टर नहीं आएगा, बाय 2m, है ना। ये मैंने 2m क्यों लिखा, क्योंकि इसका मास सिर्फ m ही है, तो m से m, 2 से 2 भी उड़ा दो, एंड P3 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, P3 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर बाय 2। अब देखो ध्यान से देखना, P1 और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मैं क्या करूँगा, P2 यहाँ ले आऊँगा, P1 वेक्टर माइनस P2 वेक्टर इक्वल्स टू P3 वेक्टर। अब दोनों तरफ मॉड ले लो, एंड मॉड लेने का रीज़न मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ P1 P2 कॉस ऑफ थीटा का होल रूट, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर देते, पहले होल रूट लगा दो, एंड P3 का भी मॉड ही, तो इसको भी स्क्वायर ही कर दो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं तो ये पूरा जाएगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं ताकि हमारे पास सिंपल आ जाए, एंड P3 का स्क्वायर हमारे पास निकाला हुआ है, एंड ये 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ P1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स P1 P2 कॉस थीटा इक्वल्स टू P1 का होल स्क्वायर माइनस P2 का होल स्क्वायर, एंड P1 को वहाँ भेज दो तो P1 ये रह जाएगा, एंड P2 को भी यहाँ भेज दो 3P2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4 टाइम्स P1 P2 कॉस थीटा। अब देखो मैंने बताया था कि मैंने ये जो मॉड किया है ना वो इसीलिए किया है क्योंकि ये जो थीटा मेरे पास निकल के आएगा वो थीटा ये ही थीटा है जो हमसे पूछा है, एंड मॉड करके स्क्वायर करने का रीज़न ये है कि हमारा थीटा के टर्म्स में सब कुछ निकल के आ गया, एंड बाकी कोई मेथड ही नहीं है इसका थीटा निकालने का।
बाकी होगा, एक दो मेथड्स होंगे, बट ये ही सबसे सिंपल मेथड है, इसलिए मैंने ये किया है, ठीक है। एंड अब वंडर कर रहे होंगे कि इसके आगे क्या होगा। देखो P1 तो हमारे पास निकाला जा सकता है। देखो P1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कांस्टेंट ही आएगी। P1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स m इंटू वी, जिस वेलोसिटी से ये जा रहा होगा, राइट। एंड ये जब हमारे पास P1 निकल के आ गया तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा था, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब ये है, ये पूरा का पूरा P1 जो है ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास P2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसे कि ये जो है इसको तुम x मान लो, एंड हमारे पास जो बनेगा ना इसको क्वाड्रेटिक में, तो a एक्स स्क्वायर्ड प्लस ये c आ गया माइनस ये P2 यहाँ पर था, तो b टाइम्स x इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन के आ गई, मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया। एंड b की वैल्यू क्या है यहाँ, 4 टाइम्स P1 इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा रिलेशन सेटिस्फाई कराने के लिए हमारे पास जो P2 के जो रूट्स हैं वो रियल होने चाहिए। एंड रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर्ड माइनस 4AC मैं 0 या 0 से बड़ा कर देता हूँ, है ना। तो बी स्क्वायर्ड एंड 4AC की वैल्यू मैंने ये जो जनरल फॉर्म लिखा है यहाँ से कर देता हूँ। बी की वैल्यू यहाँ से आ गई, बी स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4P1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि 16P1 का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 4AC, 4A की वैल्यू क्या है 3, 12, है ना। एंड C की वैल्यू क्या आ जाएगी P1 स्क्वायर, 12 इंटू P1 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा 0 या 0 से बड़ा। एंड P1 कांस्टेंट था तो जाएगा, तो कॉस थीटा स्क्वायर की वैल्यू बड़ी या फिर तो 12/16 आ जाएगी। 12/16 मतलब 3/4। एंड कॉस थीटा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब इसको रूट ले लिया मैंने दोनों तरफ, तो इक्वालिटी की साइन भी उल्टा हो जाएगा, √3/2। ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब हम नेगेटिव में नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव में ही लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में ये पूरा थीटा एंगल आ ही नहीं सकता। और हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम थीटा पूछा है, तो मैक्सिमम के लिए कॉस थीटा हमारा √3/2 के इक्वल होना चाहिए। मैक्सिमम तो यही हुआ ना कि √3/2 ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसके लिए। तो थीटा की वैल्यू हमारी π/6 निकल के आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी आ गया। देखो जब सॉल्यूशन बता दिया ना मैंने तुम्हें, तो ये पूरा का पूरा आसान ही होगा सबके लिए, बट जब सॉल्यूशन नहीं पता था तो ये चीज़ स्ट्राइक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। एंड ये मुझे स्ट्राइक इसलिए हुई क्योंकि जेई मेंस में बहुत पहले ऐसा एक सवाल था जिसमें हमने मॉड लिया था दोनों तरफ, काइनेमेटिक्स में, ना कि इसमें। तो PYQs करके चले जाना बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा 2026 वाले एस्पिरेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आसान है। एंड EMF और टाइम के बीच में ग्राफ बताना है अगर स्क्वायर लूप जो कंडीशंस दे रखी है उस हिसाब से। ऐसा क्वेश्चन पिछले साल 2024 में भी पूछा था, बट वो वे टफर था, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या है कि एक स्क्वायर लूप ओमेगा टी एंगल से घूम रहा है और ये वेरिएबल है, ये वाला जो एंगल है ये वेरिएबल है। एंड हमारे पास सिर्फ इस वाले रीजन में ये जो XY प्लेन दिख रहा है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है ना। एंड बाकी हर जगह, चाहे अगर यहाँ पर होता ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ पर भी ज़ीरो है, ऊपर नीचे हर जगह ज़ीरो है, बस इस वाले रीजन में ज़ीरो नहीं है। एंड ये स्क्वायर लूप जो है रोटेट कर रहा है, हमें वेरिएशन बताना है EMF का टाइम के साथ, ठीक है, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है एंड पूरा घूमेगा ऐसे 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 करके। एंड ये जो स्क्वायर लूप है ये इस तरफ को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो हम इसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। देखो
हमको जो ग्राफ में दे रखा है ना वो पाई बाय ओमेगा टाइम के लिए, 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के लिए, 3 पाई बाय ओमेगा टाइम के लिए मैक्सिमम चीज़ें दे रखी है हर में। देखो बी में भी, सी में भी एंड डी में भी, है ना। तो हम इसे निकालना शुरू करते हैं। देखो क्या है, जब ये घूम रहा होगा ना तो किसी एक टी टाइम पर हम इसको मतलब जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं इसका। देखो एक्स वाई प्लेन में मैं बना रहा हूँ इसको, एनालाइज करने के लिए हम अभी एक्स एक्सिस पे बैठे हैं। अगर एक्स एक्सिस पे बैठोगे तो ये स्क्वायर लूप कैसा दिखेगा हमें, ऐसा कुछ रॉड टाइप, है ना। अगर ये एक्स एक्सिस पे मैं आके बैठ गया तो हमें जो स्क्वायर लूप दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा। अब क्या है, ये ओमेगा टी घूम रखा है ऑलरेडी, है ना। एंड इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना ये परपेंडिकुलर टू द शीट होगा ए, एंड एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, है ना। एंड ध्यान से देखो, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये 90 है, ये 90 माइनस ओमेगा टी है, एंड ये वाला ओमेगा टी ही हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, एंड ये ऊपरले वाला कंपोनेंट ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम ईएमएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं इस वाले टाइम के लिए। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस रीजन में ऊपरली तरफ को होगी, जो कि हमें दे रखी है बी नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा, के वेक्टर मैं नहीं लिख रहा हूँ, के कैप मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि ऊपरली ही डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में ही है। अब नेट फ्लक्स लिखने के लिए इस वाले टाइम पर हमें सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डॉट ए, है ना। एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बी नॉट कॉस ओमेगा टी एंड इंटू साइन ओमेगा टी इंटू ए, यहाँ जाएगा। अब इसको सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो बी नॉट ए बाई 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई। एंड अब ईएमएफ निकाल लेते हैं। ईएमएफ इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, एंड इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, एंड बी नॉट ए, ओमेगा भी बाहर आएगा, 2 भी बाहर आएगा, 2 से 2 जाएगा तो इसलिए मैं 2 नहीं लिख रहा, एंड माइनस एक बाहर था ही, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। ये हमारे पास एक जनरल पॉइंट निकल के आ गया ईएमएफ का। अब देखो ध्यान से देखना, हम इसको ग्राफ के हिसाब से ही एनालाइज करेंगे, कौन से टाइम पीरियड के लिए हमें ये पता करना है। अब देखो मैं फिर से ग्राफ बना लेता हूँ, सॉरी फिर से मैं ये सिचुएशन बना लेता हूँ कि अगर ये वाई एक्सिस था, ये जेड था, तो ये कैसे घूम रहा होगा। अब देखो यहाँ से शुरू हुआ होगा टाइम टी इक्वल्स टू 0 से। अब यहाँ पर इसका पूरे का ईएमएफ का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ईएमएफ की वैल्यू क्या है हमारी, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे 0 डाल दो यहाँ पर टाइम की जगह, तो कॉस 0 1 है ना, तो माइनस ऑफ बी नॉट टाइम्स ए ओमेगा टी, राइट। एंड अब जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो इस टाइम पर टाइम पीरियड क्या इसका हुआ होगा, पाई बाय 2 ओमेगा, है ना। अच्छा, इस टाइम के लिए हमें ग्राफ में वेरिएशन बताना ही नहीं है, यहाँ पर जब पहुँचा होगा ये हमें कहाँ बताना है, जब ये पूरा पाई घूम गया होगा, ये यहाँ से यहाँ तक घूम गया होगा पाई, है ना। तो यहाँ से जब यहाँ तक घूम गया होगा तो ये पाई बाय ओमेगा यहाँ पर टाइम हुआ होगा इसका, है ना। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ईएमएफ का जो वेरिएशन है वो यही होगा। एंड तो टाइम टी इक्वल्स टू पाई बाय
ओमेगा, इसमें डाल दो तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, फिर से माइनस बी नॉट ए, है ना। पाई बाय ओमेगा डालो ना, पाई बाय ओमेगा डालो, ओमेगा से ओमेगा जाएगा, 2 पाई बच जाएगा, तो कॉस 2 पाई हमारा फिर से 1 ही होगा, है ना, तो ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, हमारे पास जो फंक्शन है वो साइनोसाइडल है ना। फर्स्ट टाइम ये कहाँ से शुरू हुआ, नेगेटिव ईएमएफ से। तो ईएमएफ और टाइम का जो ग्राफ बनेगा ना हमारे लिए, ईएमएफ और ग्राफ के लिए, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 से, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, हमारा जो ईएमएफ आया वो नेगेटिव ही आया, यहाँ कहीं मान लेते हैं ना। एंड टाइम t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा से हमारा जो कोई ईएमएफ आया, फिर से हमारा ईएमएफ नेगेटिव ही आया यहाँ पर, है ना। अब कर्व इन दोनों के बीच का क्या आएगा ये चीज़ देखना है। कर्व के लिए हमारा जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो हमारा साइनोसाइडल फंक्शन बनना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। तो ये यहाँ से ऐसे शुरू होगा एंड पीक वैल्यू इसकी जाएगी यहाँ तक एंड यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अब पीक वैल्यू वंडर कर रहे होंगे तुम कि क्या होगा, पीक वैल्यू जो आएगी इसकी वो टाइम t इक्वल्स टू पाई बाय 2 ओमेगा से आएगी। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम t इक्वल्स टू पाई बाय 2 ओमेगा पे ये z एक्सिस के पूरे अलॉन्ग इंक्लाइन हो जाएगा। तो स्क्वायर लूप ऐसा कुछ बन जाएगा, देखना, ये अगर एक्सिस है तो ये स्क्वायर लूप बिल्कुल इंक्लाइन हो जाएगा z एक्सिस पे, मतलब बिछ जाएगा। एंड इस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एरिया वेक्टर के साथ पास हो रही होगी, तो मतलब मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, क्योंकि ये दोनों एरिया वेक्टर और बी वेक्टर हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए ये इस टाइम पर मैक्सिमम इसकी ईएमएफ आएगा, एंड ईएमएफ भी आएगा और फ्लक्स भी आएगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ भी आएगा एंड फ्लक्स भी आएगा t इक्वल्स टू पाई बाय 2 ओमेगा पे। अब ये आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, सिर्फ हमारे पास इस वाले रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड थी, बाकी किसी रीजन में नहीं है। तो जब टाइम इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा से ज़्यादा हो जाएगा, t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा से ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, तो हमारे पास फ्लक्स ज़ीरो, b क्योंकि ज़ीरो था तो इम्प्लाइज फ्लक्स ज़ीरो, एंड फ्लक्स ज़ीरो तो ईएमएफ भी ज़ीरो, है ना। तो हमारा यहाँ से लेके आगे कहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा जब वापस ये यहाँ तक घूमेगा हर जगह, क्योंकि यहाँ पर तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ से लेके रेड से मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा ईएमएफ ज़ीरो होगा। और ये वाला कौन सा टाइम होगा, जब पूरा ये एक रोटेशन घूम के आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, 360 घूमा ना ओमेगा वेलोसिटी से, तो ये हमारा टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, जिसके लिए हमें एनालाइज करने के लिए बोला था। तो टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा तक हमारा ईएमएफ यहाँ से एकदम ऊपर जाएगा, जो कि ज़ीरो हो जाएगा। एंड फिर से जब ये वापस यहाँ से नीचे को आएगा, टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा से यहाँ तक चलेगा, तो एक और पाई घूम गया होगा, मतलब 3 पाई बाय ओमेगा टाइम यहाँ पहुँचेगा। तो फिर से जो हमारा ग्राफ होगा वो ऐसा ही रिपीट होगा, ठीक है। तो अगला ग्राफ भी हमारा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा ग्राफ कोई बन रहा है हमारे पास, ए ऑप्शन देखो, यही सेम ग्राफ है, देखो ना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर आया, फिर ज़ीरो हो गया 2 पाई बाय ओमेगा तक, एंड यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ तक, एंड सो ऑन टिल जब तक ये घूमेगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बाकी आसान ही था, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। एंड अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, सिंपल एकदम। अगर किसी ने थोड़ा सा भी वर्नियर कैलिपर पढ़ा होता तो ये कर ले जाता। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, फिगर 1 शोज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट, है ना। तो जब हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारा फिगर 1 जो है वो काम में आ रहा है, एंड मतलब सिंपल वर्नियर कैलिपर जब यूज़ नहीं कर रहे हैं उसकी कंडीशंस है। तो इससे हम एमएसडी और वीएसडी में जो इसके डिविजन्स और इसके डिविजन्स हैं उसमें एक रिलेशन निकाल लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो कॉम्प्लेक्स भी नहीं कर रखा है। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं कर रखा है? ज़ीरो के साथ ही जो मेन स्केल डिवीजन का एमएसडी का ज़ीरो है उसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है वीएसडी का ज़ीरो, तो ज़ीरो एरर इसमें नहीं है। ठीक है, अब एरर ही नहीं है तो सिंपल हो गया एकदम। अब जब एरर नहीं है तो हम ध्यान से देखेंगे कि कोइंसाइड कितने कर रहे हैं। ठीक है, एमएसडी के डिविजन्स देखो कितने हैं, कितने कितने में कोइंसाइड कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 7 एमएसडी इक्वल है कितने के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीएसडी के, है ना। तो हम वीएसडी की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 7/10 इंटू एमएसडी आएगी। अब एक एमएसडी निकालने के लिए मतलब कि एक जो इसके बीच का पूरा गैप है एमएसडी का, ये निकालने के लिए 1 एमएसडी है ना ये गैप, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कितने एमएसडी 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं मिलके, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमएसडी 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं मिलके। 10 एमएसडी 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं, तो 1 एमएसडी कितना बनाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। तो मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर एक एमएसडी की वैल्यू है। अब देखो 7/10 एमएसडी की जगह मैं ये डाल देता हूँ, तो 7/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास एक वीएसडी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मतलब कि 0.07 सेंटीमीटर हमारे पास एक वीएसडी की वैल्यू आ गई। तो वीएसडी कितने? ये पूरा जो इसका गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 0.07 सेंटीमीटर है। अब सेकंड फिगर में देखो, सेकंड फिगर में क्या हो रहा है, अब हमने क्या करेगा, फिगर 2 शोज द कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ ट्यूब। मतलब कि ये जितना यहाँ से शिफ्ट हुआ है ना, यहाँ पर ट्यूब घुसा रखी है एंड ये पूरा डायमीटर है, ये पूरा हमें रिपोर्ट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये कैसे करा जाए? अब देखो डी को अगर हम जूम करके देखा जाए ना, इस चीज़ को याद रखना, मैं डायग्राम को जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, है ना। ये वाला जो पूरा मेजरमेंट है ये पूरा डी है, ये 1 एमएसडी है, एंड ये जो पूरा है ये फर्स्ट डिवीजन से इसके थोड़ा सा आगे को है। तो मतलब कि ये अननोन है हमारे पास जिसको हम x मान लेते हैं। तो डी डायमीटर जो हमसे पूछ रखा है इज़ नथिंग बट ये जो छोटा सा गैप है ये निकाल लें हम, प्लस 1 एमएसडी। 1 एमएसडी कितना था? 0.1 सेंटीमीटर, ये हमारा डी है। अब ये x कैसे निकाला जाए? x ध्यान से देखो, सेंटीमीटर है, x ध्यान से देखो, x निकालने के लिए ये जो x है, देखो ये x है ना, तो ये एमएसडी के फर्स्ट डिवीजन से वीएसडी के फर्स्ट डिवीजन तक है। अब अगर वीएसडी और एमएसडी का कोई डिवीजन मिल रहा हो उसके साथ हम इसका वेरिएशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले ये जो इनके डिविजन्स है ये कहाँ मिल रहे हैं देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले डिवीजन में ही मिल रहा है, मतलब इससे पहला जो आ रहा है ये देखो, ये कोइंसाइड कर रहा है, ध्यान से देखो, है ना, ये कोइंसाइड कर रहा है। और हमें ये पता है कि ऊपर जो 1 एमएसडी है उसकी वैल्यू पता है एंड 1 वीएसडी की वैल्यू पता है।
है ना। तो x इज नथिंग बट अपना, सॉरी ध्यान से देखना, 1 MSD को हम क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 1 VSD, है ना। x प्लस 1 VSD मिला के हमारे पास 1 MSD बन रहा है, तो हमारा x निकल के आ गया। तो x क्या आ जाएगा हमारा, 1 MSD माइनस 1 VSD, जिसे हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। ये फॉर्मूले से तो डायरेक्ट निकल के आता है, पर मैंने ऐसे निकाल दिया कि फॉर्मूला वगैरह मैं याद नहीं रखता हूँ फालतू ही, है ना। वो भी यही होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, तो हमारा निकल के आ जाता। तो देखो 1 MSD की वैल्यू हमें पता है 0.1 माइनस 0.07 सेंटीमीटर, तो 0 इसको भी कर दो, तो 0.03 सेंटीमीटर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब d निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 0.03 प्लस 0.1 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सवाल, 0.13 सेंटीमीटर हमारे पास डी की डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं था इसमें, क्योंकि हमारे को ना जीरो एरर दे रखा था, पहले वो निकालो फिर जाके, अगर वो निकालते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बट वो भी आसान ही होता। वर्नियर के इजी होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी EMI का ही है एंड बिल्कुल आसान है। देखो सेम वैसा ही है जैसा हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें क्या दे रखा था, हमारा यहाँ से ओमेगा टी डिस्टेंस निचली तरफ को था, है ना। एंड इसमें क्या है, ये बिल्कुल फ्लैट है एंड V0 वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्सेस लगेंगे अब इसमें, उसमें फोर्सेस वगैरह कुछ नहीं लग रहा था, हमारे को EMF और टाइम का रिलेशन बताना था ग्राफ के साथ। इसमें देखो क्या है, a conducting square loop of side L, mass m and resistance R is moving in xy plane with its edges parallel to x and y axes. The region y greater than 0, y greater than equal to 0 has uniform magnetic field B vector equals to B naught K cap। मतलब कि सिर्फ इस वाले रीजन में हमारे पास ऊपरली तरफ को एक B कैप मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स, जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन में था, यहाँ यहाँ ऊपर, है ना। एंड इसके पिछले वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पर भी जीरो है, हर जगह जीरो है। बस हमें ये बताना है अब, एट टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पर जब टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो था, द लूप स्टार्ट्स टू एंटर द मैग्नेटिक फील्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ V0 I कैप, J कैप सॉरी, है ना। आई कैप बोलने की आदत होगी क्योंकि इसको एक्स मानते हैं, तो ये J कैप में है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी V0, कंसिडरिंग द क्वांटिटी K इक्वल्स टू B0 स्क्वायर्ड इंटू L स्क्वायर्ड बाय RM इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स, मतलब कि जैसे हम K इक्वल्स टू 1/4πε0 मानते हैं ना, इस क्वेश्चन के लिए K कैपिटल K इक्वल्स टू B0 स्क्वायर्ड L स्क्वायर्ड बाय RM हमें दे रखा है, ठीक है। बस ये इसमें वेरिएशन एंड इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब इनका सेल्फ इंडक्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑफ लूप एंड ग्रेविटी जी भी नहीं लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहले में क्या है, इफ V0 इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 1.5 K into L, the loop will stop before it enters completely inside the region of magnetic field। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में ध्यान से देखना क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी का वेरिएशन दे रखा है। द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली, मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जा रही है ना। एंड इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ, कंप्लीटली मतलब कि ये जो लूप है पूरा कितना ट्रैवल किया होगा यहाँ से y डिस्टेंस, है ना। इसमें भी वेरिएशन, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी V0 और y में हमें, y मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड में हमें रिलेशन चाहिए। तो देखो कैसे आएगा ये, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि क्या होगा, खुद निकल के आएगी चीज़ें। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, y की जगह x मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखना अब शुरू करते हैं। देखो क्या है कि लूप को किसी एक जनरल टाइम के लिए हम सब कुछ लिखना शुरू कर देते हैं इस पर,
ठीक है। एंड ऐसा समझ लो कि ये समवेयर इन बिटवीन होगा जब जा रहा होगा, मतलब कि यहाँ पर ये हमारी तरफ को, अपनी तरफ को, जैसे फ़ोन की बाहर की तरफ को एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बी कैप, है ना। इस वाले टाइम के लिए हम कर देते हैं। जैसे जैसे ये अंदर जा रहा होगा ना, एंड ये हाफ वे, मिड वे इन बिटवीन होगा, तो इसमें इंड्यूस होगा एक करंट जो इस मैग्नेटिक फील्ड को जो बाहर को आ रही है उसे कम करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इस वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अंदर से आ रही है, इसकी वजह से एक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा होगा, है ना। एंड उसकी वजह से ईएमएफ आएगा, एंड जैसे जैसे ये आगे आगे को जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, फ्लक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि बी इंटू ए होता है ना फ्लक्स, तो एरिया भी ज़्यादा एंड मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना। ज़्यादा 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 जाएगी इस सरफेस से तो फ्लक्स ज़्यादा जाएगा, और इसके अंदर जो इंड्यूस होगा करंट वो इस मैग्नेटिक फील्ड को और फ्लक्स को कम करना चाहेगा। तो एक करंट इंड्यूस होगा इसमें, वो कैसे होगा? देखो, इस वाले डायरेक्शन में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब तुम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना, तो इस करंट की वजह से, जो कि आई है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ को होगा, जो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा होगा, ठीक है। इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इस करंट की वजह से हमारे पास एक इस ही लूप में बैटरी बनेगी। वो कैसी बनेगी? देखो, करंट जब ऊपर से निचली तरफ को फ्लो हो रहा है ना, तो करंट हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल में फ्लो होता है। तो यहाँ से लेके लोअर, मतलब कि ऊपर वाला जो डंडा है बैटरी का वो छोटा हो जाएगा और निचले वाला डंडा बड़ा हो जाएगा। ये हमारे पास बैटरी बन जाएगी वी वोल्टेज की, कैपिटल वी वोल्टेज की। एंड किसी भी एक जनरल पॉइंट के लिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी मान लो। अब वी यू और इसमें रिलेशन कैसे लिखे? देखो, एक इस लूप में या फिर इस एज में इस तरफ को एक फोर्स आएगी पिछली तरफ को, है ना। कैसे? F इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, है ना, बी वेक्टर। तो इसमें जब तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो फोर्स हमारे पास पिछली तरफ को आएगी, किस मैग्नीट्यूड की? आई इंटू, फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, F इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी, है ना। ये पिछली तरफ को एक लग रही होगी, और एक्सेलरेशन भी इसकी वजह से एक आ रहा होगा, है ना। अब देखो, लूप इस तरफ को मूव कर रहा है, फोर्स पिछली तरफ को लग रहा है, तो जो हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होगा वो माइनस ऑफ ये होगा, है ना। अब देखो, इसका मास मान लो m, एंड इंटू एक्सेलरेशन जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा होगा इस फोर्स की वजह से, वो इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई इंटू बी इंटू एल होगा, बी इंटू एल होगा, है ना। एंड से बी नॉट कह लो इसको, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पिछली तरफ को लग रहा है, माइनस ऑफ ये, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो, इसको अब एक्सेलरेशन और इसमें हमारे पास सारा का सारा निकल के आ गया, एंड आई को भी अब मैं जनरल टर्म के लिए ले आता हूं। तो आई इज नथिंग बट वी बाय आर, रेजिस्टेंस ऑफ लूप दे रखा है आर, एंड वी की वैल्यू क्या होगी? देखो, ईएमएफ जो डेवलप होगा हमारे पास वो हो जाएगा बी नॉट एल इंटू वी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी इसकी, बाय आर, है ना। एंड इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, तो एम ए इक्वल्स टू बी नॉट एल इंटू वी बाय आर इंटू एल, एल ये छोटा एल रहने दो, एल ही कैपिटल एल था हमारे पास, इंटू बी नॉट, एंड माइनस एक बाहर। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? बी नॉट स्क्वेड एल स्क्वेड बाय आर इंटू ये वाला एम बी यहाँ भेज दो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, एंड एक वी, है ना। तो ये पूरा टर्म ही शायद हमारे पास के था, कैपिटल के था, यस यही था, है ना। तो कैपिटल के लिख देते हैं इसको इसकी जगह, कैपिटल के इंटू वी, वी इज वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन और वी में हमारे पास अगर इक्वेशन बन गई तो हमारा काम बहुत 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 अच्छा बन गया। ये माइनस भी था यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि इससे मैं डिस्टेंस में भी वेरिएशन ला सकता हूँ, इसी से मैं टाइम में भी वेरिएशन ला सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ। अब देखो मेरे को डिस्टेंस में वेरिएशन चाहिए ना, तो डिस्टेंस में एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt, है ना। अब मैं dx प्लस इंटू डी एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो dx बाई dt तो हमारे पास वेलोसिटी बन गया, एंड dv बाई dx हमारे पास ऐसे ही यहाँ पर रहने दो, ठीक है। तो dv इंटू वी बाई डी एक्स हमारे पास माइनस ऑफ के इंटू वी आ जाएगा। क्यों इसमें, क्योंकि फर्स्ट वाले में मुझे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और x में रिलेशन चाहिए। x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड में रिलेशन चाहिए। अब देखो v से v गया, dv जो है dv ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू माइनस ऑफ के dx। अब हमें क्या दे रखा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ध्यान से देखो, उस हिसाब से हम लिमिट्स लगाएंगे। इफ v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट इक्वल्स टू 1.5 kl, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट्स, स्टॉप मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी जीरो हो गई, बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ए ऑप्शन सही है तो मतलब कि लूप कहीं यहां पहुंची होनी चाहिए, पूरी नहीं पहुंची है ये अंदर इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। यहाँ 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 कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगी, तो इसके हिसाब से हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो जनरल टर्म के लिए ही कर देते हैं। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, मान क्या दो, यही थी v नॉट थी, फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो गई मान लो, है ना। एंड इनिशियली कहाँ से चल रहा था ये, x इक्वल्स टू 0 से, यहाँ से जब ये x इक्वल्स टू 0 मान लो, क्योंकि यहाँ पर लूप ऐसी कुछ होगी, है ना, x इक्वल्स टू 0 से। एंड मान लो ये डिस्टेंस इस पूरे लूप ने x ट्रेवल किया है, एंड एक बात याद रखना, इसकी पूरी लेंथ जो है वो l है, कैपिटल L है, ठीक है। एंड पूरा x तक गया, ये फाइनल वेलोसिटी जहाँ v हो गई वहाँ पर ये x ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। इस x के लिए फाइनल वेलोसिटी v मान लो, है ना, x अननोन है, फाइनल वेलोसिटी अननोन है। तो इसमें देखो क्या रिलेशन निकल के आ गया हमारे पास, v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। अब देखो v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस के एक्स, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन आ गया। अब ए ऑप्शन के हिसाब से क्या, कि फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है, और v नॉट की वैल्यू हमें 1.5 इंटू के इंटू एल दे रखी है, तो k इज़ नथिंग बट यही, तो इसको 0 डाल दो इस ए ऑप्शन के लिए, है ना। तो ए ऑप्शन में जब ज़ीरो डाला तो v नॉट इक्वल्स टू के इंटू एक्स, एंड 1.5 इंटू के इंटू एल इक्वल्स टू के इंटू एक्स, के से के गया, x इक्वल्स टू 1.5 इंटू एल, मतलब कि ये 1.5 गुना ज़्यादा इसकी लेंथ से चल पड़ा होगा। तो मतलब कि जो सिचुएशन होगी ना हमारे पास, ये कंप्लीटली एंटर हो चुका होगा यहाँ कहीं, एंड ये लेंथ l तो थी ही, बट ये 0.5 l और चल चुका होगा, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन होगी जब ये यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है, यहाँ पर आके इस वाले पोजीशन पे आके इसकी v इक्वल्स टू 0 हो गई, वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, x हमारा ये हो गया जो हमारे पास निकल के आया है, एंड इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी 1.5 k इंटू एल होती, ठीक है, तो ये कुछ आ गया। एंड हमें क्या दे रखा था ऑप्शन ए में, इफ v नॉट इक्वल्स टू 1.5 k l द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स, नहीं, गलत, ये पूरा एंटर कर चुका है तब जाके, बल्कि 1.5 गुना ज़्यादा अपनी लेंथ से एंटर कर मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, एंड तब जाके ये रुका है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बी ऑप्शन देखो, व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0, सही बात,
बिल्कुल सही बात। देखो ये तो तुम बिना डिराइव करे भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो हर ही क्लास में बताते हैं। देखो किसी भी, जब कोई भी अगर लूप पूरा पहुंच जाता है किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब कि सारे के सारे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा। देखो अब इस टाइम पे फ्लक्स हमारे पास कांस्टेंट आ गया, है ना। फ्लक्स कांस्टेंट आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें एरिया में अब कोई वेरिएशन नहीं होगा, चाहे यहां पर भेजते रहो, हर जगह ही आगे। देखो इस रीजन में जब एक बार कंप्लीटली एंटर हो गया ना लूप, तो आगे जितना 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 जाता रहेगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी और कांस्टेंट होगी, और कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा फ्लक्स में, क्योंकि एरिया कांस्टेंट हो जाएगा। बी नॉट हमें कांस्टेंट दे रखा है, तो फ्लक्स हमारे पास बी नॉट इंटू ए हो जाएगा, है ना, बिल्कुल पैरेलल, और मैक्सिमम फ्लक्स फ्लो हो रहा होगा। ई एम एफ हमारे पास जीरो आ जाएगा, करंट ही इंड्यूस नहीं होगा फिर, है ना। जब करंट ही इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये तो फ्लक्स तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया, ई एम एफ जीरो आ जाएगा। ई एम एफ जीरो का मतलब ये है कि करंट हमारे पास इंड्यूस्ड जीरो आ जाएगा। ई एम एफ जीरो क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसको इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, सॉरी, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होगी। आई हमारे पास जीरो आ गया, तो फोर्स भी हमारे पास जीरो ही आ जाएगा नेट, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आ गया। ये वाला तो अगर तुम पूरा सॉल्व भी नहीं करते ना, तो ये वाला तो तुम सही बोल ही सकते थे। अब सी वाले में क्या है? इफ वी नॉट इक्वल्स टू के एल बाय 10 द लूप कम्स टू रेस्ट एट टी इक्वल्स टू 1 बाय के एल एन 5/2। अब देखो मुझे फाइनल वेलोसिटी कम्स एट रेस्ट, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी जीरो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए और टाइम पे रिलेशन चाहिए, और हमारे पास अभी एक्स में रिलेशन था। इसको, इस वाले इक्वेशन को ना तुम 1 मान लो, अभी ये काम आएगा आगे, ठीक है। अब हमें टाइम में रिलेशन चाहिए, तो देखो अब वापसी यहाँ पर आओ, इसको ए इक्वेशन मान लो। देखो क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के इंटू वी। एक्सेलरेशन को मैं डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम और वी में, वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए। तो माइनस ऑफ के इंटू वी हमारे पास रिलेशन आ गया, तो डी वी बाय वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बाय इंटू डी टी, है ना। अब लिमिट सोचो क्या लगेगी। देखो इनिशियल वेलोसिटी, फिर से जब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी नॉट थी, मतलब कि ये घुस ही रहा होगा, तो टाइम हमारा ज़ीरो मानने को बोला था। जब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से जा रहा था, तो टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि ये यहाँ एज पे हो जाएगा, है ना। एंड किसी जब वी वेलोसिटी को ये अप्रोच कर चुका होगा, फाइनल वेलोसिटी को ये अप्रोच कर चुका होगा, तो हमारा टाइम क्या होगा? किसी भी टाइम टी, किसी टाइम टी पे, टी इक्वल्स टू टी पे, ये कहीं यहाँ कहीं मान लो, एंड इसकी फाइनल वेलोसिटी वी मान लो किसी एक टाइम टी पे। तो एल एन वी बाय वी नॉट हमारे पास इंटीग्रेशन निकल के आ गई, तो माइनस ऑफ के इंटू टी हमारे पास निकल के आ गया। तो वी बाय वी नॉट इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस के एक्स आ जाएगा। एंड वी नॉट की वैल्यू क्या दे रखी थी? के बाय समथिंग थी ना, के एल बाय समथिंग, के एल बाय 10। तो वी नॉट की वैल्यू जब के एल बाय 10 हो गई, तो हमारे पास ये रेस्ट पे आ गया, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, एंड के एल बाय 10 हमने डिवाइड कर दिया, ई रेज टू पावर माइनस, अब टाइम की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। देखो ये तो पूरा ज़ीरो ही हो गया, है ना। एंड ई रेज टू पावर माइनस ये इक्वल्स टू ज़ीरो होने के लिए, मतलब ज़ीरो कब होता है? ई रेज टू पावर समथिंग, मतलब ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हुआ होगा ये, है ना। अब देखो पावर्स कंपेयर कर लेते, तो माइनस के टी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी हो गया होगा, माइनस से माइनस क्या, तो टी हमारे पास इन्फिनिटी, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इक्वल्स टू नहीं होता है कभी भी, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हुआ होगा, है ना। टी अगर इन्फिनिटी हो गया, टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इसकी ये रुकेगा अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होती, तो मतलब कि कभी रुकने ही नहीं वाला है अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी के एल बाय 10 होती। ऐसे 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 चलता ही रहता टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। और हमें क्या टाइम दे रखा है? टाइम हमें दे रखा है टी इक्वल्स टू 1 बाय के एल एन 5/2, जो कि गलत आ जाएगा हमारा इस हिसाब से।
अब देखो डी वाले में क्या दे रखा है, इफ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इक्वल्स टू 3kl हो जाए तो द कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 1/k ln 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू l हो गया फॉर कंप्लीट लूप। जो डिस्टेंस चला होगा लूप ने वो x इक्वल्स टू l ही अपनी लेंथ के बराबर है ना, मतलब इनिशियल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें 3kl दे रखी है एंड टाइम, तो हमें टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए। तो टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन कहाँ से आएगा, ये जो इक्वेशन 1 जिसको माना था हमने, देखो तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू माइनस के एक्स, v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस के एक्स एंड v की जगह मैं dx/dt लिख सकता हूँ, v नॉट माइनस के एक्स। मतलब डिस्टेंस और टाइम में हमें रिलेशन चाहिए अगर हमें कंप्लीटली एंटर करवाना है। इनिशियल वेलोसिटी जो चलो जैसी थी वैसी है ही, तो dx बाय वी नॉट माइनस के एक्स, एक्स का टर्म यहाँ पर, तो इक्वल्स टू dt। अब लिमिट सोचते हैं क्या होगी। देखो इनिशियली जब इसको रीजन को बना लो, ये रीजन बन गया हमारे पास, इसके अंदर अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है एंड इनिशियली जो लूप है हमारे पास यहाँ पर था, जहाँ पर इनिशियली ये टाइम t इक्वल्स टू 0 था, चला कितना x इक्वल्स टू 0 है ना। एंड फाइनली मान लो कि जब ये पूरा अंदर घुस गया होगा, कंप्लीटली एंटर्स पूछा है ना हमें, कंप्लीटली एंटर्स कितना इसका टाइम होगा। अच्छा v भी इसका 3kl था है ना, तो अंदर कितना, अंदर जब पूरा चले गया इस पे तो टाइम t इक्वल्स टू t मान लो, x इक्वल्स टू l ही हो जाएगा एंड वेलोसिटी का तो रिलेशन चाहिए ही नहीं हमें, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है ना। तो dx इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, जब 0 चला हुआ था ये तो टाइम भी 0 था, और जब ये l चल पड़ा तो टाइम t हमें निकालना है, तो t इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/k इंटू वी नॉट ln वी नॉट माइनस k इंटू l बाय वी नॉट। अब वी नॉट की जगह ये डाल देते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, 1/k इंटू ln 3kl माइनस kl बाय 3kl है ना, तो बट 2/3, और ये माइनस जो है एडजस्ट हो जाएगा अंदर, देखते हैं रुको कैसे, 1/k ln, ये माइनस ही रहने दो, 2/3 है ना, एंड इसको अंदर भेज दो माइनस को तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, तो मतलब कि 1/k ln 3/2 हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई। तो इस टाइम पर अगर ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, हमारा लूप बिल्कुल अंदर एंटर कर जाएगा एट टाइम t इक्वल्स टू ये वाला है ना। हमारा इस टाइम पर क्या क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू l इफ v नॉट इक्वल्स टू 3kl, जो कि हमारा डी ऑप्शन ही है, राइट, डी ऑप्शन ही है, टाइम की वैल्यू यही है, तो डी भी हमारा सही आ गया, तो बी और डी हमारा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, बस थोड़ा थोड़ा ये रिलेशन सोचना था कि कैसे कैसे होगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्टेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको बोनस ही मानो क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड एंड ईजी क्वेश्चन एकदम, है ना। हमें क्या है, वॉल्यूम बताना है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और थिकनेस दे रखी है एक स्ट्रिप की, एंड हमें वॉल्यूम बताना है सेंटीमीटर क्यूब में और करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आप देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्या होता है, जब प्रोडक्ट में तुम सब कुछ जितने भी कर रहे हो, जैसे ठीक है फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स तुमने मल्टीप्लाई किए एंड जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके होंगे, तो जो फाइनल आंसर हमारा होगा उसे उसी नंबर में, मतलब जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ बता देता हूँ मैं, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट। एंड सेकंड वाले में कितने हैं, 0 0 को नहीं गिनेंगे, 1, सिर्फ 1। एंड थर्ड वाले में कितने हैं, 2,
एक पॉइंट वाले बाद का ज़ीरो माना जाता है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 3, 1 और 2। तो हम जब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो फाइनल आंसर देंगे वो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट नंबर का देंगे, ठीक है, एंड राउंड ऑफ करके देंगे। तो मुझे आंसर तो पता लग गया कि डी होगा, क्योंकि देखो जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ एक ही हैं, है ना। पर फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या आएगा अपना, वॉल्यूम आ जाएगा अपना लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस इक्वल्स टू, लेंथ की वैल्यू क्या है 10.5 इंटू 0.05 इंटू 6.0। अब देखो म्यू मिलीमीटर और सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में बदल लेते हैं, तो सेंटीमीटर का क्या 10⁻⁻2 एंड मिलीमीटर का क्या 10⁻⁻3, ऐड हो जाएगा ना, इन दोनों में पावर्स ऐड हो जाएंगी। एंड माइक्रोमीटर में कितना है अपना -6, है ना। इसमें से क्या है, ये जो -6 वाला टर्म है इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम पूछ रखा है वो सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रखा है, एंड 10⁻⁻6 इज नथिंग बट सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये मीटर में है पूरा, मीटर क्यूब में है पूरा। तो 0.5 इंटू 0.05 इंटू 6.0 इंटू बची कितनी पावर, जब 6 हटा ली तो 10⁻⁻5 हमारी बची, एंड 10⁻⁻6 एक और मीटर क्यूब एक, इस पूरे को तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इंटू 10⁻⁻5 की टर्म्स में हमें पूछा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या है कि ये 0.6 था तो 6.0 था, तो पॉइंट से 0 कटा, एंड इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो 0.3 इंटू 0.5 10.5। अब 105 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेंगे। पॉइंट्स कितने बचे, 2 पॉइंट्स बचे, तो मतलब 3.15। अब देखो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए एक सिग्निफिकेंट फिगर में, और हमारा आ कितने में रहा है, 3 में आ रहा है। तो राउंड ऑफ करके जब पहले एक बार राउंड ऑफ किया तो ये हो गया 3.2, है ना, क्योंकि ऑड नंबर है यानी ये 5 है। अगर ये 5 हो और ये ऑड नंबर हो तो राउंड ऑफ करके एक बढ़ जाता है ये वाला नंबर, एंड अगर ये इवन होता तो वही रह जाता, तो हमारा ये हो गया। अब इसको भी राउंड ऑफ करते हैं, 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो 3 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर बन गया, जो कि डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी 7th क्वेश्चन है, वेव्स का क्वेश्चन है, एंड सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। क्या दे रखा है, एक सिस्टम में ये यहाँ पर ऑसिलेटर दे रखा है एंड 3 तरह की वायर्स कनेक्ट कर रखी है, जिसका एक का लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, दूसरे का 4 म्यू है एंड तीसरे का 16 म्यू है। हमें क्या बताना है कि देखो 2 तरह की वेव्स होंगी, एक क्योंकि ये वाला लाइटर है और ये वाला हैवियर है, तो एक तो इसकी वजह से वेव्स जारी होंगी इसमें, एंड यहाँ पी पॉइंट पर 4 म्यू की वजह से, क्योंकि ये डेंसर है एंड हेवियर है, इसकी वजह से एक म्यू वाले में ही वापस को एक वेव आएगी, एंड इस वाली वेव की वजह से एक ट्रांसमिट भी होगी अगली तरफ को, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, एंड इसकी वजह से एक ट्रांसमिटेड भी होगी 4 म्यू में आगे। एंड क्यू वाला भी सिमिलरली, ये वाला ज़्यादा डेंस है इससे, तो यहाँ से एक वापस को रिफ्लेक्ट होगी रे, एंड 16 में एक ट्रांसमिट होगी रे, ब्लू से मैंने शो कर दिया। एंड यहाँ पर देखो ट्रांसमिट तो कोई नहीं होगी बट रिफ्लेक्ट ही हो जाएगी सारी की सारी। अब देखो ऑप्शन ए बी सी डी में हमें इसके पार्ट्स पूछेंगे क्या क्या होगा। देखो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है कि व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पी फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके बारे में बात कर रहे हैं। द रिफ्लेक्टिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू ये एंड वेयर α1 इज पॉजिटिव कांस्टेंट एंड y0, तो चलो ये इसका एम्पलीट्यूड ही था जो हमें वेव दे रखी है ऊपर, है ना। एंड दूसरे वाले में क्या पूछ रखा है, व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू पॉइंट पी, मतलब इस वाले की ट्रांसमिट की बात कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू α2 y0 cos ओमेगा t माइनस k x सेंटीमीटर।
वेयर अल्फा टू इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। एंड तीसरे वाले में क्या है, व्हेन द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि इस वाले की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये वाली इक्वेशन है। एंड डी वाले में क्या दे रखा है, व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू पी, मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाली वेव की बात है। तो मतलब कि हमें इसका 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 और इसका रिलेशन बताना है। तो देखो मैं ना सभी लिख देता हूँ, इसके लिए भी 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 लिख देता हूँ, एंड इन दोनों के लिए भी लिख देता हूँ। फिर हम ऑप्शंस चेक कर लेंगे। देखो म्यू वाले के लिए क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी ट्रांसमिटेड वेव है, रे है, वेव है, सॉरी, है ना, वो क्या है, y इक्वल्स टू वाई नॉट टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। मान लो इसका म्यू म्यू था, है ना, वेलोसिटी इसमें v थी, एंड वेलोसिटी v थी एंड ओमेगा, तो k भी हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि k इज़ नथिंग बट ओमेगा बाय v, k ही रह जाएगा, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम ट्रांसमिटेड वेव लिखते हैं, वो तो यही आ जाएगी, y इक्वल्स टू वाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। एंड जो इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये तब थी जब ट्रांसमिट हो रही थी इस डायरेक्शन में। अब जब ये उल्टा घूम जाएगा तो ये जो माइनस वाला है ये प्लस में हो जाएगा, y इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे के लिए, है ना, y इक्वल्स टू वाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। एंड वाई नॉट ही रह जाएगा, वाई नॉट के साथ चाहे अल्फा वन पॉजिटिव कांस्टेंट है तो अल्फा वन की वैल्यू वन हो जाएगी इसमें, है ना। वाई नॉट ही रह जाएगा एम्पलीट्यूड, या हो सकता है एम्पलीट्यूड चेंज हो तो अल्फा वन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या है, तो वाई नॉट ही रहने दो, है ना। अल्फा वन जैसे मर्जी होगा, चाहे वन हो चाहे जो मर्जी हो, अल्फा वन की वैल्यू फिर उस हिसाब से हो जाएगी, तो इसको अल्फा वन ही कर दो चाहे, है ना, अल्फा वन के एक्स। अच्छा इन्वर्ट कितने डिग्रीज हुआ, 180 डिग्री पिछली की तरफ को हो गया। जैसे अगर ये यहाँ जा रही थी तो एकदम से मुड़ गई, तो 180 डिग्री इन्वर्जन इसने ले लिया, तो प्लस पाई सेंटीमीटर, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आ गई। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, है ना। अब देखो दूसरे वाले के लिए लिख लेते हैं। अगर दूसरे वाले में 4 म्यू था तो v क्या आ जाएगा हमारे पास, v की जो इक्वेशन होती है वो t बाय म्यू होती है। म्यू क्या था, 4 म्यू था, तो v बाय 2 आ जाएगी, मतलब v प्राइम यहाँ पर आ जाएगा। v प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाय 2, 4 था ना ये, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो v बाय 2 इसमें वेलोसिटी हो जाएगी। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू k इक्वल्स टू ओमेगा वही रहेगा, v बाय 2, तो मतलब 2 क्या आ जाएगी, है ना। ये इसके लिए हो जाएगा। अब इसके लिए जो ट्रांसमिटेड वेव होगी वो क्या आ जाएगी, एक तो y इक्वल्स टू जो ट्रांसमिटेड वेव होगी इसके लिए y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, अल्फा 2 दे रखा है y नॉट, इसके लिए एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा ना, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी तो सेम रह जाएगा, माइनस ऑफ के भी चेंज होगा अंदर जो है, तो 2k मतलब ट्रांसमिटेड मतलब कि जो इस तरफ को मूव कर रही होगी, 2k x, है ना। एंड रिफ्लेक्टेड क्या होगी इसके लिए, इसी वाले के लिए रिफ्लेक्टेड होगी y इक्वल्स टू अल्फा, जो भी मान लो इसको, ठीक है, जो भी मैंने लिख रहा वाई नॉट ही रन दो अभी, अल्फा प्राइम मान लो, ठीक है, कॉस ऑफ जो उल्टी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, मतलब यहाँ से जो ये तो इस तरफ जा रही थी, ये जो इस तरफ को जाएगी इसके लिए वो क्या आ जाएगी, ओमेगा टी प्लस 2k प्लस पाई, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी इसके लिए। एंड अब तीसरे वाले के लिए जो फुल एंड फाइनल है, अब देखो बी ऑप्शन तो हमारा फिर गलत हो गया, पी फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांसमिटेड वेव रिप्रेजेंटेड बाय ये, तो ट्रांसमिटेड वेव तो हमारे पास माइनस ऑफ 2k आ रहा है और यहाँ पर के ही दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा गलत आ गया। अब सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि अच्छा रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम क्यू, तो क्यू की वैल्यू भी हमें दे रखी थी, है ना, क्यू की वैल्यू भी मतलब रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू पूछी हमें क्यू से, है ना, ये वाला पॉइंट क्यू था, तो क्यू से जब रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू ये आ जाएगी, अल्फा 3 माना था, अल्फा प्राइम नहीं है, अल्फा 3 है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है 2k प्लस में, क्योंकि ये माइनस नहीं रहेगा ऑब्वियसली, एंड के नहीं रहेगा,
ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पिछली तरफ को जा रहा है, तो सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब डी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ट्रांसमिटेड वेव की बात कर रहे हैं इसके लिए। अगर ये 16 म्यू था तो वी क्या आ जाएगा हमारे पास, वी इक्वल्स टू रूट ऑफ टी बाय म्यू होता है ना, तो 16 म्यू, तो वी बाय 16, वी बाय 4, एंड के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 टाइम्स के, है ना, इस वाले के लिए। तो ये क्यू था एंड ये वॉल थी, है ना। तो इसके लिए एक जो ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन होगी, तो y इक्वल्स टू क्या दे रखी है हमें, अल्फा 4 ही दिया होगा, अल्फा 4 टाइम्स y नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसे ही रहेगा, माइनस ऑफ, है ना, ये क्योंकि इसी तरफ को जा रहा है तो माइनस ही रहेगा, एंड k की वैल्यू आ जाएगी 4k इंटू एक्स, जो कि डी ऑप्शन ही है। देखो अल्फा 4 वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 4k एक्स, तो डी वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन था एंड लॉजिकल बेस था। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो ए डी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ए और डी हमारे पास आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये NLM और SHM को मिक्स कर दिया है। क्या है, अ पर्सन इज सिटिंग इनसाइड एलिवेटर परफॉर्म्स अ वेइंग एक्सपेरिमेंट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kgs. Suppose that the variation of height y in meter of elevator from the ground with time t in seconds is given by y equals to 8 times 1 plus sine 2 pi t by capital T, where capital T is 40 by pi seconds. Taking acceleration due to gravity, मान रखी है ना, the variation, maximum variation of object's weight in Newton as observed in the experiment is. अब देखो ध्यान से देखना, एक जनरल इक्वेशन जो हमें दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू 8 प्लस 8 टाइम्स साइन 2 पाई बाई टी को मैं t की वैल्यू डाल देता हूँ, तो t बाय 20, है ना, एंड y माइनस 8 इक्वल्स टू 8 साइन t बाय 20, है ना। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 8 पे होगा, तो मतलब कि अगर मैं ये कर दूँ, इसको मैं टाइम और y के साथ इसका वेरिएशन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 8 पर 8 मीटर ऊपर ये यहाँ पर कहीं लिफ्ट होगी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, एंड देखो ये ऑसिलेट कर रही होगी। देखो ये तो हमें समझ आ गया कि ये SHM की इक्वेशन है, इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। है ना, बहुत ऊपर मान लो ये t और y के साथ वेरिएशन इसका यहाँ पर है, तो y इक्वल्स टू 8 पे लिफ्ट को यहाँ कहीं मान लो, इसका सेंटर यहाँ कहीं मान लो, ठीक है, एंड ये इसके लिए मेन पोजीशन हो जाएगी एट y इक्वल्स टू 8, मेन पोजीशन। एंड मेन पोजीशन पे इसको देख लो, एक ही इस पे वेट लग रहा होगा जो कि mg है। वेरिएशन बताना है हमने, मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेट इन न्यूटन। अब मैक्सिमम वेरिएशन के लिए क्या है, हमें एंड पॉइंट्स देखने पड़ेंगे ऊपर और नीचे। एक चीज़ है कि अगर मैं इसको कैपिटल Y मान लूँ तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड निकल के आ गया वो 8 है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो 8 है, इसका मतलब ये है जो यहाँ पर ये ट्रैवल करेगा वो ओरिजिन तक करेगा, एंड है ना, ओरिजिन तक करेगा ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक इसकी लिफ्ट आएगी, है ना, एंड ऊपर 16 y इक्वल्स टू 16 मीटर तक इसकी वेट जाएगी, लिफ्ट जाएगी, है ना। इसके अंदर 50 kgs है पड़ा हुआ, तो mg यहाँ मेन पोजीशन पे थी, एंड एंड्स पे इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, देखो एक्सेलरेशन ही लिखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि ये ऊपर a मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे SHM की वजह से। वो क्या आता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हमारे पास निकल के आएगी वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए आती है ना, एंड एक इस पे ग्रेविटी निचली तरफ को लग रही होगी,
एक जब y इक्वल्स टू 0 पे ये वापस आएगा, एक इस पे क्या ग्रेविटी नीचे ही लग रही होगी, एंड जब ये एक्सट्रीम पोजीशन दूसरी वाले पे पहुंची होगी तो यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर्ड इंटू ए निचली तरफ को लग रहा होगा, ये ऊपरली तरफ को मैक्सिमम एक्सेलरेशन SHM की वजह से आ रही है, मतलब समझो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वजह से एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी आएगी एंड इसकी वजह से ये आएगी। अब देखो इसके लिए मैं वेट लिखता हूँ, क्या आएगा वेट जो आएगा, देखो इसके लिए क्या आएगा, वेट माइनस नहीं सॉरी प्लस, है ना, mg सॉरी प्लस m इंटू ए मैक्स जो इसके लिए आया ए ओमेगा स्क्वायर्ड इक्वल्स टू mg, है ना, इस वाले के लिए। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं m इंटू जी इफेक्टिव, वेट इक्वल्स टू m इंटू जी इफेक्टिव, बट मैं इससे कर रहा हूँ, कौन जी इफेक्टिव वगैरह याद रखे, है ना। तो वेट जो हमारे पास क्या आ गया निकल के, m कॉमन g माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, एंड ऊपर वाले के लिए क्या आ गया, देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेट निचली तरफ को, वेट माइनस वेट निचली तरफ को ही आएगा, वेट जो होगा इसमें ऊपरली तरफ को सॉरी मेजर होता है, यहाँ भी ऊपरली तरफ को मेजर होगा, तो वेट माइनस m इंटू ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mg, है ना, तो इक्वल्स टू w इक्वल g प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा वेट आ गया, है ना, जो हमारा है। अब हमें वेरिएशन पूछा है, तो इसका मतलब ये अलग वेट होगा, ये अलग वेट होगा, w डैश मान लो इसको, है ना। तो ये वाला जो वेट है और इस वाले वेट में देखो एक तो कांस्टेंट टर्म है mg, है ना, तो मैक्सिमम वेरिएशन के लिए हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, तो मेरा काम बन गया। वेरिएशन का मतलब सिंपली कुछ नहीं है कि कांस्टेंट टर्म में और कौन सा टर्म जुड़ रहा है दोनों में, उसका एडिशन। पल्ले पड़ा, देखो वेरिएशन क्या है, मतलब कि इसमें क्या ज़्यादा जुड़ रहा है और इसमें क्या ज़्यादा जुड़ रहा है, उन दोनों का एक तरह से डिफरेंस, राइट। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो W माइनस W डैश वेरिएशन हमारे पास निकल के आएगा, क्योंकि इनमें से जो कांस्टेंट टर्म इसमें जुड़ रही होगी ना, ठीक है, वो इसमें से हटाना है। जैसे कि अगर मैं 20 और 15 कर लूँ, तो इन दोनों में जो वेरिएशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो इसको मैं 15 प्लस 5 लिख सकता हूँ। वेरिएशन क्या आ गया, ऊपरले वाले में 5 ज़्यादा है और निचले वाले में 0 ही था, तो 5 इसमें वेरिएशन आ गया। वैसे ही इसमें भी क्या, जब इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो वेरिएशन निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि mg से mg कट जाएगा यहाँ से, है ना, तो मैं mg नहीं लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ मतलब प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, एंड वेट में पूछा तो एक m भी आएगा, है ना। तो 2m इंटू ए ओमेगा स्क्वायर हमारा आंसर आना चाहिए, है ना। तो हमें न्यूमेरिकल पोर्शन में पूछा है तो m की वैल्यू हमें पता है, a की पता है, अब ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा ये चीज़ देखते हैं। अब देखो एक चीज़ है कि मैं इसको 8 इंटू साइन ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/20, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब इसमें डाल देते हैं, तो 2 इंटू 50 इंटू 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो 1/400, 0 से 0 गया, 8 से 8 जाएगा, एंड हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, है ना, आंसर, ठीक है। एंड ये इसका आंसर भी है। तो हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन में आंसर आया है फर्स्ट वाले का, इसका सॉरी 8th वाले का 20। ईजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। एंड बल्कि जो जे एडवांस 2024 में पूछा था SHM का सवाल वो ज़्यादा अच्छा था ना कि ये वाला थोड़ा ऐसे ही है। बाकी ये हमारा आंसर आ गया, ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए थी बस कि जी इफेक्टिव कैसे लिखना है, ये वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2 है सॉरी 20 नहीं है 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एंड सब कुछ सवाल में दे रखा है, बस हमें फॉर्मूला पुट करना है। क्या है, अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स 35 × 10⁻⁷ फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज
if the energy of all the photons is viewed as average energy being contained in EM waves within the same volume. अब देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेन्ड इन द EM वेव्स विद इन द सेम वॉल्यूम, मतलब कि एनर्जी जो वॉल्यूम में कैद है, मतलब एनर्जी डेंसिटी है ना. तो इफ द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटोन्स इज व्यूड एज, तो एनर्जी ऑफ फोटोन्स क्या है, n इंटू एच न्यू है ना, इज व्यूड एज मतलब इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी है. देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अल्फा इंटू 10⁹ तो हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. अब देखो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में निकालनी है, बी नॉट का होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स म्यू नॉट. बस हमारा काम बन गया. बी की वैल्यू निकालनी है एंड बाकी सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, सारी वैल्यू उठा के डाल दो. नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने थे, 35 इंटू 10⁻7. एच की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 10⁻−34 दे रखी है. न्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 10⁻15 एंड इक्वल्स टू बी नॉट का स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट भी यहाँ डाल दो, तो ट्वाइस ऑफ 4 पाई इंटू 10⁻−7 है ना. ये सारा जाएगा एंड 34 माइनस 15 कर देते हैं एंड 10⁻−18 है ना, एंड 6 इंटू 35 इंटू 8 इंटू 35 इंटू 6 इंटू पाई भी था, तो पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं 22/7 एंड इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 5 जार, ये 40, 22 इंटू 40 इंटू 6 इंटू 10⁻−8 एंड -18. तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, अच्छा ये 19 है नॉट 18. 18 तब आएगा अगर मैं 0 ये यहाँ से काट के यहाँ डाल दूँ, है ना, ये काट दो तो 18 आ जाएगा. एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 88 इंटू 6 इंटू 10⁻−18 इक्वल्स टू बी नॉट का होल स्क्वायर एंड 88 इंटू 6 कर लेते हैं, हो जाएगा ये अपना 528 के इक्वल है ना. तो 528 इंटू 10⁻−18 इक्वल्स टू बी नॉट का होल स्क्वायर एंड इसका रूट ले लो तो ये करीब करीब आएगा 22.9 इंटू 10⁻−9 है ना. तो बी नॉट की वैल्यू हमारे पास पता लग गई एंड इसको राउंड ऑफ करके कर लेते हैं, तो 23 इंटू 10⁻−9 इक्वल्स टू बी नॉट एंड 23 हमारे पास अल्फा आ गया, क्योंकि अल्फा इंटू 10⁻9 के टर्म्स में पूछ रखा था, तो अल्फा की वैल्यू 23 आ गई. राइट तो आंसर क्या आ जाएगा, 23. सिंपल क्वेश्चन, बाकी कुछ भी नहीं था.